नमस्कार बच्चों, मैं प्रांजल सोनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं CMS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी वस्तु का आवेशन किस प्रकार किया जा सकता है, और इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि आवेशों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। चलो शुरू करते हैं। आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आवेशों के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं बच्चों? तो हमारे एनसीईआरटी में 3 गुणधर्म दे रखे हैं। सबसे पहला गुणधर्म है आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी। आवेशों की योज्यता। दूसरा है हमारे पास आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण। और तीसरा है हमारे पास आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, और इस क्वांटीकरण को हम क्वांटमीकरण भी बोल सकते हैं। एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों शब्दों में। आवेश का क्वांटीकरण या आवेशों का क्वांटमीकरण, ठीक है। अब धीरे धीरे करके एक एक करके हम इन गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आवेशों की योज्यता। धीरे से ही मैं आपको समझा दूंगा। इधर से देखो, आवेशों की योज्यता कैसे ज्ञात करें। आवेशों की योज्यता का अर्थ है कि कोई निकाय हम लें। ऊष्मागतिकी आपने पढ़ रखी है। ऊष्मागतिकी क्या होती है? ऊष्मागतिकी में हमें जाना ही नहीं है। ऊष्मागतिकी में एक शब्द पढ़ा था, निकाय। निकाय क्या होता है? जिसका किसी ऊष्मागतिक अध्ययन के लिए चुनाव किया जाता है। जैसे एक रूम है, ये पूरा क्लासरूम है आपका, ये पूरा क्लासरूम एक निकाय हो गया, ठीक है। तो एक कोई भी मैं निकाय ले लूँ रैंडम। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? आवेशों की योज्यता। तो आवेशों की योज्यता की मैं बात कर रहा हूं, तो देखो मैंने कोई निकाय लिया और इस निकाय में माना बहुत सारे आवेश। देखो +Q1 +Q2 +Q3 -Q4 -Q5 -Q6 +Q7 -Q8। तुम्हें प्लस और माइनस का चिन्ह इसमें दिख रहा होगा। कुछ आवेश तो प्लस है और कुछ आवेश क्या है? माइनस। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि कोई भी वस्तु 2 प्रकार से आवेशित हो सकती है, या तो धनात्मक आवेशित हो या ऋणात्मक आवेशित हो। तो इस प्रकार से मैंने कण लिए छोटे छोटे, जो कुछ तो धनात्मक आवेशित है और कुछ क्या है? ऋणात्मक आवेशित, जैसे ये, ठीक। तो आवेशों की योज्यता क्या होती है? आवेशों की योज्यता यह है कि आपको अगर किसी भी निकाय का कुल आवेश निकालना हो, कुल को एक शब्द द्वारा और प्रदर्शित करते हैं नेट। नेट यानी कट पिट के जो भी बचेगा वो कुल या नेट, ठीक है। किसी निकाय का कुल या नेट आवेश क्या होता है? किसी निकाय का कुल या नेट आवेश होता है आवेशों का, जो भी निकाय में आवेश है उन आवेशों का कौन सा योग? उन आवेशों का बीजगणितीय योग। क्या होगा? उन आवेशों का बीजगणितीय योग, ठीक। अब आवेशों के बीजगणितीय योग से क्या मतलब है? बीजगणितीय योग कौन सा होता है? आपको पता है हम फिजिक्स में 2 प्रकार के योग करते हैं। एक तो सदिश योग करते हैं हम, और एक हम करते हैं अदिश योग। सदिश और अदिश योग में मैं आपको अंतर समझा दूं। अदिश योग है, उसी का दूसरा नाम होता है बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग। सदिशों के योग को तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। सदिशों के योग का फिलहाल कोई काम नहीं है अभी। तो अदिश योग या बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है? चिन्ह सहित जोड़ना। जो भी आपको जो भी राशियां दे रखी है, उन सभी राशियों को आप चिन्ह सहित जोड़ें। तो आप जब उसको चिन्ह सहित जोड़ेंगे तो उसी को क्या कहेंगे? बीजगणितीय योग। यानी कि अगर मुझे इस निकाय का कुल आवेश निकालना है तो मैं इसके सभी आवेशों को क्या करूंगा? चिन्ह सहित जोड़ दूंगा। लीजिए, इसका नेट या कुल आवेश होगा अपने पास बराबर Q1 प्लस का, Q2 प्लस का, Q3, Q4 किसका है? माइनस का, Q5 किसका है? माइनस का, Q6 किसका है? माइनस का, Q7 किसका है? प्लस का, और Q8 किसका है? माइनस का। तो इन सभी आवेशों को चिन्ह सहित जोड़ देना ही क्या कहलाएगा? आवेशों का बीजगणितीय योग। परिभाषा क्या बनी? आवेशों की योज्यता, ये आवेश का गुणधर्म है। आवेशों का गुणधर्म। अच्छा, गुणधर्म क्या होते हैं? गुणधर्म प्रॉपर्टीज होती है कोई भी वस्तु। जैसे आपका गुणधर्म क्या है? सबके अलग अलग गुणधर्म होते हैं, विशेष गुणधर्म। किसी को आम पसंद है, वो आम खाना उसका गुणधर्म है। किसी को केला पसंद है, केला खाना उसका गुणधर्म है। तो गुणधर्म उसकी प्रॉपर्टी। जैसे आवेश कुछ निश्चित गुणों को दर्शाएगा तो उसी को गुणधर्म कहा जाता है। तो आवेशों का बीजगणितीय योग क्या होता है? उसको चिन्ह सहित जोड़ देना। परिभाषा क्या बनी? आवेशों की योज्यता की परिभाषा बनी कि किसी भी निकाय का कुल या नेट आवेश
किसी भी निकाय का कुल या नेट आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। यही आवेशों की योज्यता है। दोबारा बोलूं परिभाषा में, किसी भी निकाय का कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल या नेट आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब एग्जाम्पल से कैसे समझे देखो, इसका एग्जाम्पल देखें अपन। कोई सा भी आप परमाणु ले लो, देखो हीलियम 2He4, ये दो क्या होता है परमाणु क्रमांक, और यही प्रोटॉनों की संख्या भी होती है। नाभिक की भौतिकी में आगे जाकर देखेंगे कितने प्रोटॉन है इसमें, 2, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को मैं E द्वारा लिखूंगा, -E द्वारा, और प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, परिमाण में तो समान होता है लेकिन चिन्ह उसका विपरीत होता है। तो एक तो -E और एक क्या हो गया +E। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये परमाणु उदासीन कैसे हुआ, तो आप कैसे बताते हैं उदासीन कैसे हुआ, कि जितने उसमें प्रोटॉन हैं उतने ही उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। जितने उसमें प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 2 तो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर प्लस के, और ये 2 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर माइनस के। इनका नेट कट पिट के जो आवेश आएगा वो क्या आएगा, 0। यही होती है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता दोबारा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं कि किसी भी निकाय का कुल या नेट आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आप केवल उसको प्लस माइनस से जोड़ दें, जो भी चिन्ह दे रखा है वैसे जोड़ दें तो कुल आवेश उस निकाय का आ जाएगा। अब जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई इस निकाय में +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, -7 इलेक्ट्रॉन के बराबर भी चार्ज है, -8 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, और +5 इलेक्ट्रॉन के बराबर भी चार्ज है। तो आप बताइए इसका कुल चार्ज कितना होगा। क्या कर दो, चिन्ह सहित जोड़ दो, 2E -7E -8E +5E, सबको जोड़े तो क्या आएगा देखो, माइनस ये कितना हो गए, ये तो 15 हो गए माइनस के, और ये कितना हो गए 7, यानी 7E और -15E, 7E और 15E कितना बचा, -8। तो इस निकाय का नेट आवेश कितना बचा, बाकी तो कट गए, वो बचा -8E। ये होता है आवेशों की योज्यता। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद मैं तुम्हें दूसरा गुणधर्म समझाता हूं। दूसरा गुणधर्म कौन सा है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। इसका दूसरा गुणधर्म है बच्चों आवेश संरक्षण। दूसरा कौन सा है, आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का संरक्षण क्या होगा, कैसे होगा, देखो संरक्षण का मतलब क्या है। कक्षा 11 में जाएं, कक्षा 11 में चलो, कक्षा 11 में देखो, कक्षा 11 में क्या होता है। कक्षा 11 में अपन ने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा या नहीं पढ़ा। संवेग संरक्षण का नियम क्या था कि पूर्व में संवेग बराबर क्या होता है, बाद में संवेग, यानी पहले और बाद में बराबर होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, संरक्षण। इसका मतलब भी यही होगा, इसका मतलब भी यही होगा, इसका मतलब होगा Q इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, बराबर होगा Q फाइनल। यानी कि किसी भी प्रक्रिया, इसका अर्थ समझ लेना, किसी भी प्रक्रिया, अनुक्रिया, अभिक्रिया, कुछ भी हो रही हो, किसी भी प्रक्रिया के पूर्व मतलब पहले, किसी भी प्रक्रिया के पूर्व और उस प्रक्रिया के पश्चात कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। क्या बोला मैंने, आवेश संरक्षण का नियम, किसी भी अनुक्रिया, प्रक्रिया, अभिक्रिया, किसी के भी पूर्व एवं पश्चात कुल या नेट आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अब संरक्षित कैसे रहता है, ये तो एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। इसको शॉर्ट में, इस नियम को शॉर्ट में ऐसे बोलेंगे कि Q इनिशियल किसके बराबर है, Q फाइनल के। आवेश संरक्षित होने का मतलब ये कतई नहीं है कि पहले 0 बाद में भी 0, 0 नहीं। अगर पहले 10 कूलाम आवेश है तो बाद में भी कितना रहे, 10 कूलाम। पहले अगर -50 कूलाम आवेश है तो प्रक्रिया के बाद भी कितना रहे, 50 कूलाम माइनस का। पहले 0 है तो बाद में भी कितना रहे, 0। तो इस प्रकार से आवेश संरक्षण को परिभाषित किया जाता है कि किसी भी प्रक्रिया के पूर्व और उस प्रक्रिया के पश्चात
दोनों स्थितियों में आवेश सदैव संरक्षित रहता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अब इस आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाने के लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे तुम्हें। अब वो एग्जाम्पल कैसे दूंगा, देखो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कल से मतलब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक तो कांच की छड़ है और एक है अपने रेशम का रुमाल, ठीक है। बिल्ली की खाल भी हो सकती है, रेशम का रुमाल या रेशम का कपड़ा, ठीक है। इस पूरे को मैं एक निकाय मान लूं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे आप रगड़ोगे तो कांच की छड़ तो धनात्मक आवेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। अब ध्यान से समझना, अभी तक मैंने रगड़ा नहीं है तो इसको मैं लिखूंगा रगड़ने के पूर्व। रगड़ा तो यार साउथ की मूवी भी है, देखी होगी तुमने। ये रगड़ने के पूर्व है या घर्षण के पूर्व है। अब मैं क्या करता हूं, रगड़ने के पश्चात देखता हूं, वापस कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, ठीक है। सपोज मैंने इसको रगड़ दिया, रगड़ने से क्या होगा, सपोज इस पर क्या होगा, इससे 6 इलेक्ट्रॉन निकल के गए, जितने भी निकल के गए 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7 हो गया। सपोज इससे 7 इलेक्ट्रॉन निकल करके वहां पहुंचेंगे। ये तो देखा था जितना ये प्लस आवेशित होगा उतना ही वो क्या होगा, माइनस आवेशित। तो माना इस पर 1 2 3 4 5 6 7। रेशम के कपड़े पे कितने आ गए, माइनस के 7। इस पर कितने आ गए, प्लस के 7। ये हुआ रगड़ने के पश्चात या घर्षण के पश्चात। अब एक बात बताइए आप, क्या मैं क्यू इनिशियल निकाल लूं? निकालता हूं। देखो इनिशियल मतलब प्रारंभिक, प्रारंभ में कितना था। क्या अभी मैंने इनको रगड़ा? नहीं रगड़ा, तो भी कोई आवेश है इन पर नहीं है। तो रगड़ने के पूर्व कुल आवेश कितना है, 0। रगड़ने के पूर्व कुल आवेश कितना है, 0। रगड़ने के पश्चात क्या हुआ, अरे यहाँ तो आवेश आ गया तो, लेकिन हमने पूरा क्या माना हुआ है, निकाय। पहला गुणधर्म क्या था, आवेशों की योज्यता। पहला गुणधर्म था आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या कहती है कि अगर आपको निकाय का कुल आवेश निकालना है तो उसके सभी आवेशों को चिन्ह सहित जोड़ दो। तो इसमें देखना प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही है, और इस पर माइनस के 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। अगर मैं क्यू फाइनल निकालूं तो क्यू फाइनल क्या होगा, प्लस का 6e, टोटल जोड़ूंगा ना चिन्ह सहित, और ये क्या होगा माइनस का 6e, टोटल जोड़ूंगा तो कितना होगा, 0। अरे ये क्या हो गया, क्यू इनिशियल बराबर 0, क्यू फाइनल बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रारंभ में आवेश था वही अंतिम आवेश है, अर्थात इस प्रक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है। इसका अर्थ ये कतई भी नहीं है कि हमेशा प्रारंभ में और अंत में 0 रहे। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताऊंगा जिनमें पहले 0 नहीं था, बाद में भी 0 नहीं था, बस दोनों बराबर थे। पहले जितने भी थे वो बाद में जितने भी थे आवेश उनके क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हमने देखा आवेश संरक्षण का। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी प्रक्रिया के पूर्व एवं पश्चात कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तो संरक्षित है, पहले भी 0 था, बाद में भी 0 था, आवेश आया लेकिन नेट आवेश कितना हो गया, 0, आवेशों की योज्यता के गुणधर्म से, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल हम देखें आवेश संरक्षण का। पहला एग्जाम्पल तो हमने कांच की छड़ और क्या देख लिया, रेशम के कपड़े वाला। दूसरा एग्जाम्पल देखना, न्यूक्लियर रिएक्शन देखते हैं अपन कोई, नाभिकीय अभिक्रिया। हम जब फिजिक्स सेकंड पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स सेकंड के हाफ पोर्शन में पहुंच चुके होंगे, तब ये पूरा चैप्टर समर्पित होगा हमारे लिए, कौन सा, नाभिकीय भौतिकी वाला। वहाँ हम नाभिकीय विखंडन, एटम बम बनाना, हाइड्रोजन बम बनाना सारा सीखेंगे। तुम बनाओगे नहीं वो बात अलग है। न्यूक्लियर रिएक्शन देखें, सपोज यूरेनियम तो आपको पता है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना, 92। ये 238 वाला समस्थानिक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये यूरेनियम का विखंडन हुआ, ये टूटा, एक नॉर्मल रिएक्शन है और कुछ नहीं है। ये थोरियम में बदला, थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना, 90, यह हो गया 234 प्लस एक अल्फा कण निकलेगा। अल्फा कण जानते हो क्या क्या होता है, अल्फा कण जानते हो, ये अल्फा कण है। तुमने अल्फा बीटा गामा का नाम सुना होगा, सब पढ़ना है अपन को, सब जैसे जैसे वक्त आता जाएगा पढ़ते जाएंगे। अल्फा कण पढ़ा है हमने। अल्फा कण कुछ नहीं होता, अल्फा कण जो है वो होता है हीलियम,
का नाभिक, हीलियम का जो नाभिक होता है उसे क्या बोलते हैं? अल्फा कण। अब ध्यान से देखना, मुझे तो आवेश संरक्षण देखना है, तो यहाँ पे मुझे क्यू इनिशियल देखना है। देखो यहाँ पर मुझे क्या देखना है? क्यू इनिशियल। यहाँ पर मुझे देखना है क्यू फाइनल। देखो अच्छा, आवेश कैसे मानोगे? आवेश केवल तुम ये मानना, नीचे क्या है? परमाणु क्रमांक। ये परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होता है, तो इस पर आवेश एक तरीके से देखा जाए तो कितना है? 92। अब इससे टूट करके ये दोनों बने थे ना, ये लो, इससे टूट करके ये दोनों बने थे, तो देखो अब इन दोनों का टोटल आवेश जोड़ा जाएगा तो इसका कितना है? 90 और इसका कितना है? 2। टोटल मिलकर के कितना हुआ? 90 प्लस 2, ये हो गया 92। अरे ये क्या हो गया? पहले भी कितना था? 92, अभी भी कितना है? 92। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आवेश संरक्षण का मतलब ये मत मान लेना कि पहले 0 और बाद में भी 0, कुछ भी हो सकता है, पहले जो होगा बाद में भी वही होगा। यही आवेश संरक्षण का नियम है। तो आप इस नाभिकीय अभिक्रिया में देख चुके कि ये क्यू इनिशियल जो है ये भी बाण में है और क्यू फाइनल है जो भी बाण में है। इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपको, न्यूक्लियर रिएक्शन का ही। सपोज नाइट्रोजन का नाभिक है, नाइट्रोजन का नाभिक क्या होता है? 714। नाइट्रोजन यही होता है। ये क्या हो गया? एक हीलियम को निकल गया, रिएक्शन करा अपन ने, रिएक्शन करा के इससे बना फ्लोरीन 918। ऊपर द्रव्यमान संख्या क्या है उस पर मत जाना, द्रव्यमान संख्या क्या है उस पर कतई मत जाना। ये फ्लोरीन आगे टूटा, एक जनरल रिएक्शन है, ये ऑक्सीजन में टूट गया, ठीक है, और 1H1 ये हाइड्रोजन निकल गया। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसमें देख के बताइए कि क्या यहाँ पर आवेश संरक्षित है? देखकर बताइए, क्या इसमें आवेश संरक्षित है? क्या चेक कर लें, करो। यहां पर क्यू देखो कितना आ रहा है, ये 7 और ये 2, कितना हो गया? 9, ठीक है। यहां पर आवेश कितना है? क्यू बराबर 9। यहां पर आवेश दोनों निकाय एक ही होगा ना, तो 8 और 1 बराबर कितना हो गया? 9। तो ये Q1 Q2 Q3 ये 3 हिस्सों में टूट गया, 2-2 करके भी चेक कर सकते हैं। तो आप देख लो हर स्टेप में, प्रत्येक स्टेप में आवेश 9 के बराबर है, 9 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर है। कंफ्यूज मत होना कि मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान होता है। फर्क इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन पर जो आवेश है वो धनात्मक होता है। तो आप हर स्थिति में देखिए कि आवेश का मान क्या है? बराबर है। यही आवेश संरक्षण का है नियम है। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गई, एक और नाभिकीय अभिक्रिया है अल्फा बीटा गामा, अपन किरणों का नाम लेते हैं। तो देखना, एक रिएक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या आ गया? इसका नाम सुना है? नहीं, तो चलो भी बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन और ये होता है पॉजिट्रॉन, ये दोनों भाई बहन है, दोनों भाई बहन है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जुड़वा भाई बहन है। अंतर क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो माइनस होता है, सबको पता है, और पॉजिट्रॉन पर आवेश क्या होता है? +1 होता है। ये अस्थायी कण है, इलेक्ट्रॉन तो स्थायी होता ही है। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक बात देखो, माइनस और प्लस मिलेंगे। जैसे तुमने देखा होगा टीवी में कि 2 तार होते हैं, स्विच से कर रहे हैं, स्विच आ रहे 2 तार, उन दोनों तारों को अगर आपस में टच कर दे तो चिंगारी उत्पन्न होती है, वहां निरावेशन होता है, क्योंकि एक तो प्लस होता है और एक क्या होता है? माइनस। सबको पता है बैटरी भी होती है तो बैटरी में एक प्लस और एक माइनस होता है, तो दोनों आवेश क्या हो जाते हैं? निरावेशित हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो गामा किरणें बनती है और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। कैसे निकलती, क्या निकलती? ऊर्जाओं की बात नहीं कर रहे अपन, तो आवेश की बात करते हैं। गामा किरणें आवेश रहित है। यहां पे कुल आवेश निकालना, क्यू इनिशियल। अच्छा, ये उत्क्रमणीय विक्रिया होती है, उत्क्रमणीय से मतलब ये होती तो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों मिलकर के गामा बनाते हैं, तो गामा टूट करके इन दोनों में भी विभक्त हो जाती है। क्यू इनिशियल कितना है? जोड़ो, -1 + 1 कितना हो गया? 0। उधर देखना, क्यू फाइनल क्या होगा? गामा किरणों पर कोई आवेश होता ही नहीं, गामा किरणें निरावेशित होती है, उदासीन किरणें होती है। पहले भी आवेश 0, बाद में भी आवेश 0। तो मैंने तुम्हें कितने सारे एग्जाम्पल बता दिए आवेश संरक्षण के। तो अभी तक अपन ने 2 चीजें पढ़ी, कौन कौन सी? एक तो आवेशों की योज्यता और दूसरा पढ़ा अपन ने आवेश संरक्षण। आवेशों की योज्यता तो ये थी कि किसी भी निकाय का अगर कुल आवेश निकालना है तो उसके अंदर जितने भी आवेश है सभी का बीजगणितीय योग कर दो, मतलब चिन्ह सहित जोड़ दो।
और आवेश संरक्षण का अर्थ यह है कि आवेश संरक्षण का अर्थ यह है कि किसी भी अनुक्रिया, अभिक्रिया, प्रक्रिया के पूर्व एवं पश्चात कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ये आवेश संरक्षण का नियम है। मैंने इसमें 3 एग्जाम्पल बताया, 3-4 एग्जाम्पल बताया। तो मैं रेशम के कपड़े, कांच की छड़ वाला, 2 न्यूक्लियर रिएक्शंस बताई, एक तो नाइट्रोजन वाली, एक यूरेनियम वाली, और एक ये उल्टा भी हो जाता है 2। ये युग्म, अच्छा दोनों मिलकर के विलोपन हो रही ना, तो एक तो युग्म विलोपन अभिक्रिया कहलाती है, और गामा से टूट करके ये दोनों बनेंगे तो ये युग्म उत्पादन अभिक्रिया है। ठीक है, ये 2 गुणधर्म अपने होते हैं। अब हम तीसरे गुणधर्म की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, तीसरा गुणधर्म मैं पढ़ता हूं और वो है आवेश का क्वांटीकरण। शब्दों पे उलझना मत, क्वांटीकरण मिलेगा कई जगह, या कई जगह क्वांटीकरण की जगह मिलेगा क्वांटमीकरण। क्वांटम फिजिक्स होती है ना, क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटीकरण से मतलब क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आपको एक वैज्ञानिक पता होगा, पहले फिजिक्स में ही हुआ करता था, बेचारे को हटा दिया, फिजिक्स से निष्कासित कर दिया इसको। मिलिकन एक वैज्ञानिक था, इसने तेल बूंद प्रयोग किया था, इसको अवार्ड भी मिला था इसके लिए, वैज्ञानिक को मेरे हिसाब से शायद नोबेल पुरस्कार मिला था, कंफर्म तो नहीं है, हो सकता। इस वैज्ञानिक को पुरस्कार मिला था किसके लिए? इसी ने बताया था, इसी गरीब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने बताया था? मिलिकन वैज्ञानिक था, इसने तेल बूंद प्रयोग किया था। कौन सा? तेल बूंद प्रयोग। इस वैज्ञानिक ने तेल बूंद प्रयोग किया और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। फिलहाल मैं बात करूं आवेश के क्वांटीकरण की, आवेश के क्वांटमीकरण की। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ध्यान रखना। पहले हम एक राशियां पढ़ते हैं, क्वांटीकृत राशियां। कौन सी राशियां? क्वांटीकृत राशियां। क्वांटीकृत राशियां क्या होती है? क्वांटीकृत राशियां, क्वांटमीकृत राशियां एक ही बात है। देखो, वे राशियां जो सतत, सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यू, सतत मतलब वे राशियां जो सतत नहीं होती, सतत नहीं होती और निश्चित अंतरालों के रूप में प्राप्त होती है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। निश्चित अंतरालों के रूप में मतलब जैसे 10 है, 10 के बाद 20 आ गया, 20 के बाद 30 आ गया, 30 के बाद 40 आ गया, 40 के बाद 50 आ गया। इन सब में एक कॉमन बात क्या है कि इन सब में जो अंतर है ना, इन सब में जो अंतर है, इन सब में जो अंतर है वो चल रहा है किसके बराबर? 10 के बराबर। 10 के बाद सीधा 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 10-10 का डिफरेंस चल रहा है ना। तो वे राशियां जो सतत न होकर निश्चित अंतरालों के रूप में प्राप्त होती है उन्हें क्वांटीकृत राशियां कहते हैं। दोबारा बोलता हूं, वे राशियां जो सतत न होकर, लगातार नहीं होती, लगातार क्या है, मैंने 10 के बाद 20 बोला, जबकि 10 और 20 के बीच में कितनी सारी संख्याएं आती है, वो नहीं आई ना, तो निश्चित अंतराल में। तो वे राशियां जो सतत न होकर निश्चित अंतराल के रूप में प्राप्त होती है उन्हें क्वांटीकृत राशियां कहते हैं। तथा उसका वह न्यूनतम मान, क्या बोला मैंने? उसका वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान संभव हो, उसे उस राशि का क्वांटा, सुनना ध्यान से, उसे उस राशि का क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। ध्यान से सुनो, पूरी मैं परिभाषा एक बार बोलता हूं। वे राशियां जो सतत न होकर निश्चित अंतरालों के रूप में प्राप्त होती है क्वांटीकृत राशियां कहलाती है। तथा क्वांटीकृत राशियों का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान संभव हो, उसे उस क्वांटीकृत राशि का क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अरे परिभाषा तो बहुत टिपिकल सी है, इसका आवेश के क्वांटीकरण से क्या लेना देना है? तो ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने आपको पहले बता दिया, वापस रिपीट कर रहा हूं। क्वांटीकृत राशियां वे राशियां जो सतत न होकर निश्चित अंतरालों के रूप में प्राप्त होती है क्वांटीकृत राशियां कहलाती है, और उस क्वांटीकृत राशि का न्यूनतम वह मान जिसका आदान प्रदान संभव हो, उस राशि का क्वांटा या क्वांटम कहलाता है। तो इससे क्या हुआ? फिर यहां मिलिकन ने ही बताया था कि भाई जो आवेश है ना, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। अब जरूर इंपॉर्टेंट बात चलेगी, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है जिसका क्वांटा मतलब जिसका आदान प्रदान, जिसका क्वांटा
इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण, आवेश का परिमाण चाहिए, परिमाण से मतलब होता है ना तो प्लस ना माइनस, परिमाण E के बराबर या तुल्य होता है, के बराबर या तुल्य होता है। आवेश कौन सी राशि है? आवेश एक क्वांटीकृत राशि है जिसका क्वांटा इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण स्मॉल e के तुल्य होता है। भाई ये क्या हो गया? देखो मैं आपको समझाता हूं कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो पूरा पूरा आएगा, आधा नहीं आएगा। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट में रन कैसे बनते हैं, न्यूनतम कितना रन बन सकता है बताओ मुझे, बताओगे कैसे? तुम तो वीडियो देख रहे हो तो यहां देखो आप न्यूनतम कितना रन बना सकते हो इलेक्ट्रॉन में, इसमें सॉरी इलेक्ट्रॉन में सॉरी क्रिकेट में कितने रन बना सकते हो आप? 1 रन। ध्यान से सुनना, फिर सूत्र भी इसी तरीके से निकाल देंगे। उसके बाद न्यूनतम कितना, 1 और रन बना सकते हो, मतलब कितने रन हो गए? 2। उसके बाद कितना रन, 1 रन और बना सकते हो तो कितना हो गया? 3। इसके बाद 1 रन और काट सकते हो, 4, फिर 5, फिर 6। तो एक बात बताओ, क्या ये निश्चित अंतराल में नहीं आ रही क्या? 1 और 2 के बीच में अंतर कितना है? 1। 2 और 3 के बीच में अंतर कितना है? 1। 3 और 4 के बीच में अंतर 1। 5 और 6 के बीच में 1। 4 और 5 के बीच में 1। 5 और 6 के बीच में 1। तो यहाँ देखो सब में अंतर 1 आ रहा है। सेम टू सेम चीज इलेक्ट्रॉन के साथ होती है बच्चों। मैं यहाँ समझाता हूँ कि अर्थात किसी भी वस्तु को कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है या उस वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है। अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, ग्रहण किया जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो न्यूनतम कितना इलेक्ट्रॉन? 1। 1 के बाद कितना इलेक्ट्रॉन? 2। 2 के बाद कितना इलेक्ट्रॉन? 3। 3 के बाद कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी वस्तु पर 100 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका आवेश कितना? 100। अगर किसी वस्तु पर 150 हो तो कितना? 150। यही होगा। मुझे एक बात बता दो, इन सब में अंतर देखो, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब सब में एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज ही आएगा। पूर्ण गुणज से मतलब आप किसी भी संख्या में 1 इलेक्ट्रॉन का भाग दे सकते हैं और राशि पूर्णांक आएगी। पूर्णांक मतलब पॉइंट में नहीं होगी। रन की बात करो, क्या 1.5 रन सुने तुमने? क्या तुमने 2.77 रन सुने? नहीं। क्या तुमने 5.56 रन सुने? नहीं। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के साथ होगा कि इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश एक क्वांटीकृत राशि है जिसका न्यूनतम मान या जिसका क्वांटा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, तथा किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा, ध्यान रखना, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटीकरण है या आवेश का क्वांटमीकरण है। अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज से मतलब है एक पूरा पूरा गुणा होगा। 1 के बाद 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 100 आ सकते हैं, 1005 आ सकता है, पूर्ण है, पॉइंट में नहीं है। 2077 आ सकता है, ये पूर्ण है, पॉइंट में नहीं है। ये देखो पूर्ण संख्या है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि किसी भी वस्तु पर 1.1 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं। किसी भी वस्तु पर 2.2 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं। किसी भी वस्तु पर 5.56 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं। किसी भी वस्तु पर 7.77 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं। यानी कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है जो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से संभव होगी। यानी कि आप किसी से भी पूरा पूरा 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो या पूरा पूरा 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। अब पूर्ण गुणज में कितना भी लो। पूर्ण गुणज से मतलब समझते हो तुम? चलो अपन सूत्र बनाते हैं। अभी हाल बनता है सूत्र, देखो पूर्ण गुणज कैसे बनेगा। मैंने आपको ये समझा ही दिया कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब अगर किसी वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश कितना? 1। 2 है तो कितना? 2। 10 है तो कितना? 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश। किसी वस्तु पर 100 इलेक्ट्रॉन है तो कितना आवेश हो गया? 100 ई। किसी वस्तु पर 1000 है तो कितना? 1000 ही। किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश Ne होगा। तो Q बराबर प्लस माइनस Ne आवेश के क्वांटीकरण का एक प्रसिद्ध सूत्र है। ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण में जो सूत्र आता है वो Q बराबर क्या आता है? प्लस माइनस Ne। यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह का अर्थ केवल इतना सा है कि या तो इलेक्ट्रॉन
दिया जाएगा किसी वस्तु का या उस वस्तु से लिया जाएगा, वो तो न्यूमेरिकल्स करेंगे तब सीख लेंगे। यानी कि आवेश का क्वांटीकरण क्या हुआ, सूत्र क्या हुआ, Q बराबर प्लस माइनस NE। अब पूर्ण गुणज कैसे हो सकता है, देखो पूर्ण गुणज से हो सकता है किसी भी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन न्यूनतम आ सकता है, ठीक है। अगर उस वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो तुम किससे गुणा करोगे, 10 से। ये पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उस वस्तु पर 5555 इलेक्ट्रॉन आ गए तो किससे गुणा करेंगे, 5555 से। तो आप ये जो गुणा करते हैं ना, यही पूर्णांक होता है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए मैंने आपको बोला कि उसका कौन सा गुणज होगा, पूर्ण गुणज। आप उसको संख्या से गुणा करो, पॉइंट वाली संख्या से नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस प्रकार क्रिकेट में रन एक के बाद 2 3 4 5 6 बन सकते हैं, उसी प्रकार किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन के बाद कंप्लीट दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, 5 और छठा। पूर्ण संख्याओं में कितना, पूर्णांक में कितना भी आ सकता है। पूर्णांक जैसे बताया ना आपको, 1005 भी एक पूर्णांक है, ठीक है, 1007 भी पूर्णांक है। इस प्रकार से कुछ भी आ सकता है, पॉइंट में नहीं आएगा। 1005.5 ये गलत है, ये नहीं हो सकता। 7.8 ये नहीं हो सकता। 1.7 2.1 3.3 4.7 5.8 ये सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन आएगा तो पूरा आएगा या फिर थोड़ा सा भी नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रॉन, ये आवेश के क्वांटीकरण का छोटा सा सूत्र बनता है। यानी कि आवेश का क्वांटीकरण क्या हुआ, क्या हुआ आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकृत राशियां वे राशियां जो, अब देखना वापस एक्सप्लेन करता हूं, कि वे राशियां जो सतत न होकर निश्चित अंतरालों के रूप में प्राप्त होती है, कौन सी राशियां कहलाती है, क्वांटीकृत राशियां। तथा उस राशि का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान संभव हो, वो उस राशि का क्वांटा या क्वांटम कहलाता है। अब देखना, किसी वस्तु पर न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन आया, उसके बाद कितना आया, 2, इसके बाद 10। अब 10 करने के लिए कैसे करें, 2 में पहले 1 जोड़ा तो कितना हुआ, 3, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 7 8 9 और ये 10। एक एक जोड़ते चले, ऐसे एक एक जोड़ते जोड़ते 100 भी हो जाएंगे, एक एक जोड़ते जोड़ते 1000 भी हो जाएंगे। तो आप देखना कि इलेक्ट्रॉन जो आवेश है, आवेश एक के बाद, एक इलेक्ट्रॉन के बाद सीधा 2 ही आएगा। आवेश बीच में कोई सा भी मान 1.5 1.7 ग्रहण नहीं करेगा। यही आवेश का क्वांटीकरण है। अर्थात आवेश एक क्वांटीकृत राशि है जिसका क्वांटा इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होता है, और किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटीकरण है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने 3 बेसिक छोटी छोटी आवेशों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करा। अब इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं कुछ, उसके न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पूरा वीडियो केवल न्यूमेरिकल्स से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। इन तीनों गुणधर्मों को पूरा अच्छे से अध्ययन करें, बुक्स देखें, क्वेश्चंस करें, बाकी सब धीरे धीरे आएगा ही सही, ठीक है बच्चों। तो आप इनको पढ़ें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।